हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 18 अप्रैल 2020 और दिन है शनिवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए के बूस्टर पैकेज का किया ऐलान। राहत पैकेज के कारण शेयर बाजार में लगभग 1000 अंकों का उछाल। बगैर दर्शकों के बंद स्टेडियम में हो सकता है यूएस ओपन टूर्नामेंट। रोहित शेट्टी सेलिब्रिटी फोटोग्राफर्स का बने बड़ा सहारा। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना संक्रमण फैलने की गति कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि लॉकडाउन से पहले हर 3 दिन में संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो रही थी, लेकिन अब यह दर लगभग 6.2 दिन है। वहीं भारत में कोरोना के मरीज और मौत का अनुपात 80-20 का है। यह रेशियो कई देशों से बेहतर है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने शुक्रवार को 1 लाख करोड़ रुपए के बूस्टर पैकेज का ऐलान किया। यह मदद नाबार्ड जैसे वित्तीय संस्थानों और बाकी बैंकों को दी जाएगी। वहीं रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी गई है ताकि लोगों को कर्ज मिलने में आसानी हो। यह आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की 22 दिन में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले 27 मार्च को उन्होंने कर्ज सस्ते करने के लिए रेपो रेट 0.75% घटाया था। लोन की किस्त चुकाने में 3 महीने की छूट दी थी। शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने कहा, दुनिया में बड़ी मंदी का अनुमान है, हम सबसे बुरे दौर में हैं, फिर भी बैंकिंग सेक्टर मजबूती से खड़ा है। लोगों तक कैश पहुंचाने वाले 91% एटीएम काम कर रहे हैं। आज का अखबार सुन रहे सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक अच्छी खबर चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज इसे फॉलो कर लें और साथ ही नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 14,192 पहुंच गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 468 है। केरल में शुक्रवार को सिर्फ 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 34 नए मामले सामने आए। यहां संक्रमितों की संख्या 3,236 है, जबकि केरल में 395 मरीज हैं। केरल में शुक्रवार को 10 और मरीज ठीक हुए। यहां संक्रमितों की ठीक होने का दर करीब 65% है। इधर शुक्रवार को गुजरात में 170, मध्य प्रदेश में 146, राजस्थान में 62, तमिलनाडु में 56, कर्नाटक में 44, आंध्र प्रदेश में 38, मध्य प्रदेश में 36, महाराष्ट्र में 34, पश्चिम बंगाल में 24, जबकि अंडमान निकोबार में 1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस बीच कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अपने यहां रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की स्क्रीनिंग करने के लिए कहा है। इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि बड़ी संख्या में रोहिंग्या भी तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे, ऐसे में इनकी जांच जरूरी है। दुनिया में 21,93,558 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 1,47,010 की मौत भी हो चुकी है। 5,53,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। कोरोना के प्रकोप से पिछले 24 घंटे के अंदर वहां 4,591 अमेरिकियों की मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका पहले ही डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक चुका है। अब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी यही कदम उठाने के संकेत दिए हैं। उनके मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन सियासत का शिकार है। दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन उसके सामने अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। सीएनएन के मुताबिक 2% लोग ऐसे हैं जो संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद फिर से पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच पेरेंट्स को स्कूल फीस भरने को लेकर राहत का ऐलान किया। शुक्रवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें स्कूलों में फीस बढ़ाने और लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट समेत कई तरह के चार्ज वसूलने की शिकायतें मिली थीं। अब सरकार ने फैसला लिया है कि कोई भी स्कूल, चाहे वो निजी हो या सरकारी जमीन पर बना हो, लॉकडाउन खुलने तक सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेगा। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। इससे पहले झारखंड में भी स्कूलों से फीस नहीं लेने के निर्देश दिए गए थे। महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन के दौरान फीस लेने पर मनाही है, हालांकि स्कूल बाद में फीस मांग सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। पहली मुठभेड़ शोपियां जिले के दायरू में हुई। इसमें 2 आतंकी मारे गए। वहीं दूसरी मुठभेड़ जम्मू में सुंदर गांव में हुई। इस दौरान भी 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया।
आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान भी पाकिस्तान आतंकी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। नरवणे ने शुक्रवार को कहा कि भारत दुनिया को कोरोना से निपटने के लिए दवाइयां निर्यात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब भी आतंकवाद के एक्सपोर्ट में व्यस्त है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच शुक्रवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल की शादी हुई। लॉकडाउन की वजह से इस शादी में महज 50-60 करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए। इससे पहले कुमारस्वामी ने अपने करीबियों और समर्थकों से कोरोना के कारण उन्हें आमंत्रित न कर पाने के लिए माफी मांगी। कोटा में फंसे कोचिंग छात्रों को लेने के लिए शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ने 252 बसें कोटा भेजी हैं। यहां यूपी के 7,500 छात्र हैं, जिन्हें बसों से उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। राजस्थान और यूपी सरकार ने गुरुवार को यह फैसला लिया था। छात्रों के लिए शुक्रवार को 102 बसें झांसी और 150 बसें आगरा से रवाना की गईं। पालघर जिले के कासा इलाके में गुरुवार रात को चोरी के शक में 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने इन्हें देर रात संदिग्ध हाल में एक कार में गांव में घूमते हुए पकड़ा और पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हॉस्पिटल तक पहुंचाने से पहले ही तीनों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैलता चला गया, वहां मौत के नए आंकड़े जारी हुए हैं। पहले बताया गया था कि वुहान में कोरोना से 2,579 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वहां 1,290 मौतें और हुई थीं। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। कोरोना वायरस का पोल्ट्री उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस उद्योग में करीब 6 लाख लोगों का रोजगार छूट गया है और उद्योग को अब तक 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वायरस संक्रमण से पहले पोल्ट्री उद्योग का बाजार 1.2 लाख करोड़ रुपए का था और इसमें 4 करोड़ लोगों को सीधे या परोक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ था। पोल्ट्री उद्योग देश की जीडीपी में 2% का योगदान करता है। गौरतलब है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ी थी कि चिकन और अंडे से भी कोरोना वायरस फैलता है। इसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों ने चिकन और अंडे खाना छोड़ दिया और आज तक स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 30 जून तक फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या से अधिक ट्रांजैक्शन होने पर लगने वाले एटीएम सेवा शुल्क न लेने का फैसला किया है। एसबीआई ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बैंक ग्राहक द्वारा किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से 3 महीने तक यानी 30 जून तक नकद निकासी पर कोई शुल्क न लें। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पीपीबीएल अपने खाता धारकों के लिए डेबिट कार्ड जारी करेगा ताकि वे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकें और एटीएम से पैसे निकाल सकें। इसके लिए पीपीबीएल ने मास्टर कार्ड के साथ करार किया है। पीपीबीएल नए ग्राहकों के लिए वर्चुअल कार्ड जारी करेगा ताकि वे खरीदारी जैसे रोजाना के काम डेबिट कार्ड के जरिए आसानी से कर सकें। आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए किए गए उपायों के कारण सप्ताह के आखिरी दिन बाजार भारी बढ़त के साथ बंद हुआ। कल बाजार बंद होने पर सेंसेक्स ने 986 अंक ऊपर 31,588 पर और निफ्टी ने 273 पॉइंट ऊपर 9,266 पर कारोबार खत्म किया। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। इस बार यूएस ओपन बगैर दर्शकों के बंद स्टेडियम में हो सकता है। यह इवेंट 31 अगस्त से 13 सितंबर तक होना है। वहीं टोक्यो ओलंपिक के लिए नया रोड मैप मई तक बन सकता है। यह गेम्स अगले साल जुलाई अगस्त में होंगे। यूएस टेनिस एसोसिएशन के चीफ माइक डॉसे ने कहा, यूएस ओपन अपने समय पर ही होगा। बगैर दर्शकों के होने की संभावना है, लेकिन अभी हम इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। भारत एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बन गया है। sportstechx.com की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 41.1% स्टार्टअप खेल के हैं। ये स्टार्टअप 2 सब सेक्टर फैंटेसी स्पोर्ट्स बुकिंग और स्पोर्ट्स मैच मेकिंग पर काम करते हैं। अनुभवी अमनप्रीत सिंह, मनु भाकर और मेघना सज्जनर ने जूम ऐप के जरिए शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और मेडल भी जीते। पहली इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 7 देशों के 50 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 10 मीटर एयर राइफल में ऑस्ट्रिया के मार्टिन स्टैम्फले 632 अंक के साथ टॉप पर रहे। मेघना 630 के साथ दूसरे और फ्रांस के एटियन जर्मॉन्ड 629 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वर्ल्ड नंबर 1 दिव्यास सिंह पवार चौथे नंबर पर रहे। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल में अमनप्रीत 576 के स्कोर के साथ पहले नंबर पर रहे।
भारतीय पहलवान बबीता फोगाट ने जमातियों को जाहिल कहते हुए एक ट्वीट किया। इस पर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया और फोन पर भी धमकियां दी। इसके बाद बबीता ने एक वीडियो शेयर कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वे कोई जायरा वसीम नहीं है जो धमकियों से डरकर घर बैठ जाएंगी, वे हमेशा लड़ती रहेंगी। रेसलर बजरंग पूनिया भी बबीता के बचाव में उतरे। उन्होंने ट्रोलर से पूछा कि खिलाड़ी देश के लिए हर रोज संघर्ष करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप तक खबरें पहुंचाने का हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस ऑडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। अभिनेता अर्जुन कपूर हाल ही में एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट की लाइव चैट में शामिल हुए थे, जिसमें एक फैन ने उनसे उनकी और मलाइका अरोड़ा की शादी को लेकर सवाल कर दिया, जिसका जवाब उन्होंने बड़े ही रोचक अंदाज में दिया। उन्होंने कहा, मैं जब भी शादी करूंगा तब आप सबको जरूर बताऊंगा, फिलहाल इसका कोई प्लान नहीं है, अभी शादी होगी भी तो कैसे, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं इसे छुपाऊंगा नहीं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक्ट्रेस आयशा टाकिया और उनके पति फरहान आजमी भी मदद के लिए आगे आए हैं। दोनों ने साउथ मुंबई में स्थित अपना होटल गल्फ ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए दे दिया है। फरहान ने इस बारे में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जानकारी दी है। फरहान सपा नेता अबू आजमी के बेटे हैं। कोरोना वायरस महामारी से हुए लॉकडाउन के चलते फिल्म इंडस्ट्री के फोटोग्राफर्स, खासकर पेपराजी, बेरोजगार हो गए हैं और उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। इस मुश्किल घड़ी में रोहित शेट्टी पेपराजी का सहारा बने। उन्होंने सीधे इन फोटोग्राफर्स के अकाउंट में फंड भी उनके परिवारों की मदद हो सके। इससे पहले भी रोहित शेट्टी ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए 51 लाख रुपए दान दिए थे। फरहान अख्तर ने एक बार फिर अपनी जिंदा हो तुम कविता को फेमस कर दिया है। इस बार फरहान ने इसे कोरोना वर्जन का नाम दिया है। यह एडिट की गई पंक्तियां फरहान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं। वीडियो में फरहान खुद यह कविता पढ़ते नजर आ रहे हैं। एडिटिंग के बाद इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है, चेहरों पर अपने मास्क पहन रहे हो तो जिंदा हो तुम। और अब आज की रोचक खबर, कोरोना से लड़ाई में एक बूढ़ा सिपाही क्या कर सकता है? जवाब है बहुत कुछ। ब्रिटेन के पूर्व सैनिक टॉम मूर दूसरे विश्व युद्ध के नायक थे। अब मूर 99 साल की उम्र में कोरोना वायरस को हराने के लिए आगे आए हैं। उनके जज्बे के आगे युवा भी पस्त हैं। कोरोना को हराने की जिद लिए टॉम ने गार्डन में 100 कदम चलकर 16 मिलियन पाउंड यानी करीब 153 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये रुपए नेशनल हेल्थ सर्विस फंड में जमा होंगे। टॉम ने इंग्लैंड के बड़े खिलाड़ियों की चुनौती पर यह दौड़ पूरी की है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था कि कोरोना के विस्तार से नाराज होकर अमेरिका ने किस एजेंसी की फंडिंग रोक दी है, हु, यूनिसेफ या यूएनओ? सही जवाब है हु। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि रामानंद सागर के प्रसिद्ध रामायण सीरियल में श्री राम का किरदार किसने निभाया है? ए, अरुण गोविल, बी, अरविंद त्रिवेदी या सी, नीतीश भारद्वाज? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो माय चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।